जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। आज हमारी फिजिक्स की क्लास का चैप्टर 1 ही चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ा था और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था और उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया था, जिससे आइडिया लग गया था कि कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो फॉर्मूला था, जो हमने डिराइव किया था, उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि फोर्सेस को ऐड करना कैसे है। हमने समेशन सिग्मा का साइन लगा के छोड़ दिया था। तो वेक्टर सम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, वो समझने के लिए न्यूमेरिकल किया था। क्लियर है? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक करें शुरू? ठीक है भाई। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो पहले ये समझ लो अच्छे से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडीज, वो कभी भी इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब दो मासिव बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, क्या इस पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं। तो चाहे वो वाटर में हो दो पार्टिकल, चाहे वो एयर में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। लेकिन अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना लगेगा, ये इस बात पर स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में प्रेजेंट है, मतलब कि इंटरवेनिंग मीडियम क्या है। ये मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। मतलब इसका समझ में आया कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन r²। K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू थी 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹ तब आएगा ना जब 1/4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे याद है कि भूल गए? और एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एयर या वैक्यूम को ऑलमोस्ट सेम होता है, वो चलता है। पर अगर मैं मीडियम ही चेंज कर दूं तो क्या K की वैल्यू 9 × 10⁹ रह पाएगी? नहीं। तो अगर K की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये इतना सारा मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये बस वर्बली समझ लो या लिख लेना कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो ग्रेटली अफेक्ट होता है किससे? या लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज greatly affected by intervening medium। पहले ये बात दिमाग में फिट कर लो। इतना समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या? परमिट करना, अलाउ करना कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा या नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमने पढ़ा नहीं है, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसके बाद। तो मीडियम ये डिसाइड करता है, मीडियम की ये प्रॉपर्टी है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा या नहीं होगा। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी? तो पहले परमिटिविटी को समझना होगा। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी of medium which decide the amount of force between two charged particles when placed
इन दैट मीडियम। तो जिस भी मीडियम में पार्टिकल्स को रखा गया है वो मीडियम डिसाइड करेगा कि उनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। ठीक है, समझ में आ गया। और डिसाइड को डिटरमाइन भी लिख सकते हो, डिटरमाइन। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको समझते हैं जरा। जैसे मान के चलो दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है, ये है Q1 और ये है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, कुछ भी, सपोज R ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, F वैक, F VAC। VAC का मतलब है कि अगर ये दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। मतलब मैं ये इंग्लिश में लिखूं, ये समझ गए। फोर्स between two charged particles when they are placed in vacuum separated by a distance r is FVAC। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला बता दो जल्दी से, 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square। अब यहाँ पे वेक्टर वेक्टर हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, अभी हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ये कहानी सबको समझ में आ गई। अच्छा, F मीडियम का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे मैंने MED कर दिया, MED का मतलब क्या हो गया, समझ में आया। MED का मतलब है कि अब मैंने यही दो चार्ज पार्टिकल उठा के किस में डाल दिए, किसी दूसरे मीडियम में, वाटर में, ऑयल में या किसी और मीडियम में। समझ में आ गया। तो जब मीडियम चेंज हो जाएगा, ये वाटर में चला जाएगा, तो इनके बीच में फोर्स सेम तो रहेगा नहीं, कुछ और हो जाएगा। तो अब ये मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम में इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। समझ गए, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन, यहां तक समझ में आ गया। जिसको नहीं पता वो ये जान लो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। और जबकि एप्सिलॉन यहां पर कौन है, परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम। यहां तक सबको समझ में आ गया। अरे यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं। अब मैं काम करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड। देखो ये कोई बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाए। सिंपल सी एक चीज है कि इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो उससे क्या निकलेगा वो याद कर लेना, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और अगर कोई बाई चांस ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, इफ बाई चांस कि मीडियम उसने चेंज कर दिया, एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ और ले लिया, सिर्फ तभी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। समझ गए ना। और बहुत छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको डिवाइड करते ही एक रेशियो आएगा, उसी रेशियो को हम लोग ये बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टॉपिक खत्म। समझ में आ गया। तो ये यूज कैसे करना है। अब क्या होता है कि बच्चों को अगर इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो बस इसकी जानकारी ही इनफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, बच्चों बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो वैक्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square divided by 1 by 4 pi epsilon naught into, सॉरी epsilon naught नहीं आएगा, epsilon आएगा, मीडियम है ना, ये मीडियम है ना, into Q1 Q2 upon R square। सही है। मुझे लगता है ये पूरा ही इससे चला जाएगा, बोलो हाँ। और ये 4 पाई भी जाएगा। तो जब ये बचा क्या यहाँ पे, 1 by epsilon naught और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों चेक करो, जब ये इसके सामने आएगा तो फ्लिप होके उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं कापा या फिर एप्सिलॉन आर या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आई है नहीं आई, पहले ये बताओ। अरे कुछ भी नहीं है यार, दो फोर्स को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे एक रेशियो निकल कर आ गया
और उसको हमने एक नाम दे दिया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट्स इट। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है, फिर आगे चलें, ठीक है। अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, नहीं लिखी, बस मैंने तुमको वर्बली बता दिया ये जो रेशियो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। अब ये मत कहना कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये ना तुम्हारे सामने, इसी के रेशियो को क्या बोल देते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है, गिवन होता है। समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन की है या कापा की है? मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये एप्सिलॉन नहीं है, ये कापा है। मतलब ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये दो चार्ज पार्टिकल वाटर में उठा के डाल देता हूं तो उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, जो भी लग रहा था पहले, वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? 80 गुना घट जाएगा। कितने बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। तो एक बार एक काम करते हैं, समझ तो सबको आ ही गया है, एक बार इसको जल्दी से डिफाइन कर देते हैं, खत्म करते हैं। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलोगे? मैं इसको ये बोलूंगा, इट इज द रेशियो किसका? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन, न्यूमरेटर में एप्सिलॉन आएगा, ऑफ परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम टू द, अपॉन में कौन है? एप्सिलॉन नॉट, टू द एब्सोल्यूट permittivity of free space, it is the ratio of, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, the ratio E by E naught of free space is called dielectric constant। अरे हमको आदत है ना बचपन से, इस कॉल्ड चाहिए डेफिनेशन में लास्ट में, इसीलिए मैंने आगे से वो मिटा के द कर दिया। कोई दिक्कत? अब तो याद हो जाएगा। तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ गई यहां तक सबको? आगे चले बच्चों, जरूरी है इसी रेशियो को बोला जाए? क्या फोर्स के रेशियो को नहीं बोल सकते? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस placed in vacuum to the force between the two same charge particles separated by the same distance when they are present in another medium। मेरी बात समझ में आई? तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, it can also be defined as the ratio of force of attraction or repulsion between two charged particles when they are separated by a distance and placed in vacuum to the force of attraction or repulsion when the same two charges are placed in another medium, और another medium में मैं अलग से लिख दे रहा हूं, other than air और vacuum, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम में है, and separated by same distance,
कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मतलब ये जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी ना बड़ी सी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। समझ गए? तो बच्चों इसको एक और चीज देख लो, अगर मान लो मुझे कापा की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं एफ मीडियम का मल्टीप्लाई कापा से कर दूं और कापा नीचे आ जाए, तो मुझे एफ मीडियम फाइंड करना है बच्चों। सपोज तो मैं क्या करूंगा, एफ वैक्यूम को डिवाइड कर दूंगा किससे? कापा से। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अरे सिंपल है ना यार, देखो मुझे तो एफ मीडियम फाइंड करना है ना, और मुझे कापा दिया हुआ है, तो जरा चेक करो एफ मीडियम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बोलो एप्सिलॉन आर बोलो, एक ही बात है। और या इसकी जगह एप्सिलॉन आर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बस याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है। तो के नीचे आ जाएगा, एफ मीडियम इधर आ जाएगा, तो एफ वैक्यूम वाला भी अगर फोर्स निकाल लेते हो और उसको डिवाइड कर देते हो कापा से या एप्सिलॉन आर से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो भी हमारा एफ मीडियम आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में एप्सिलॉन आर भी है, तो यहाँ पर मैंने एक एप्सिलॉन आर लगा के इनटू कर दिया। कोई दिक्कत? ये किसकी वैल्यू है पता है? एफ मीडियम की। किसकी मदद से आई? एफ वैक्यूम को जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। कितने बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बस तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको 2 मिनट में खत्म करते हैं। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर मैं 2 पार्टिकल लेता हूँ, चार्ज पार्टिकल, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर मैं 2 मासिव बॉडीज लेता हूँ, तो उनके बीच में सिर्फ हमेशा अट्रैक्शन लगेगा, है ना। तो ये जो 2 फोर्स, देखो ये तुमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तुमने 11th में और 9th में दोनों में पढ़ा है, और ये हमने अभी डिस्कस किया चैप्टर में। तो इनमें पहले सिमिलैरिटीज क्या क्या है वो बताओ। मुझे लगता है दोनों ही 1/r, दोनों के फॉर्मूले में 1/r स्क्वायर आता है, Gm1 m2/r स्क्वायर, K Q1 Q2/r स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों ही ये वाला लॉ फॉलो करते हैं, बोलो हाँ। क्या ये सिमिलैरिटी नहीं है? हाँ। दूसरा बच्चों, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके अंदर दोनों मास का प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो उसमें दोनों प्रोडक्ट, हाँ, चार्ज का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों में ही प्रोडक्ट ऑफ मास, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मास हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही है, सही है। इसके अलावा और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, सेंटर टू सेंटर काम करते हैं, और दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स याद है कि भूल गए? 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें वर्क डन ओवर साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाता है? 0, जो कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, जो कि पॉइंट डिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है वैल्यू, है ना। तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वर्क डन बाय दीज मतलब ये दोनों बाय दीज फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ पे डिपेंड नहीं करता। या फिर ये बोल सकते हो कि शॉर्ट में कि साइक्लिक वर्क डन क्या होता है? समझ गए? तो दोनों ही कंजर्वेटिव है। ये भी एक सिमिलरिटी है। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ। हाँ जी, अभी तक तुम लोगों को ग्रेविटेशन और इसमें कोई डिफरेंस मिला? अभी तो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इंटरवेनिंग मीडियम का बहुत बड़ा रोल है, जबकि ग्रेविटेशन में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि
intervening medium affects greatly the FE, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शॉर्ट में FE लिख रहा हूं, and there is no effect of medium on gravitational force FG। मतलब समझ गए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में उसका इंटरवेनिंग मीडियम का कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखूं तो Fg ऑलवेज अट्रैक्टिव, और जबकि Fe कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चलो एक क्वेश्चन पूछ लूं छोटा सा, और एक, अच्छा चलो पहले एक और डिफरेंस बता दो, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे रिलेटेड है। एक और डिफरेंस बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। अरे Fg और Fe समझ में आ रहा है या फिर मैं पूरा नाम लिखूं? ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये भी तुमने 11 में पढ़ा हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं Fe अपॉन Fg कर दूं तो नियरली 10⁻40 10⁻39 का रेशियो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है? 10⁻40 टाइम्स। मेरी बात समझ में आ गई? और इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, देखो हम ये बात अच्छे से जानते हैं, अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, इस दुनिया में कभी भी दो चीजों का कभी कांटेक्ट नहीं होता, पता है ये बात? जैसे मैं अपने हाथ से बोर्ड को अगर टच कर रहा हूं तो मुझे फील हो रहा है कि वो टच हो रहा है, बट एक्चुअली रियलिटी में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जब मैं जाऊंगा ना तो वो रिपल्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और वो रिपल्शन मुझे फील हो रहा है। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बोर्ड, हर चीज एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही है, हाथ में भी होंगे पक्का, ठीक है। सेल से बना है, बट सेल भी फर्दर और छोटे एटम से बना है, तो कहीं ना कहीं रिपल्शन हो रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं टच कर रहा हूँ, बट एक्चुअली कुछ फील नहीं हो रहा है, इसीलिए तो कहते हैं सब मोह माया है। तो अब मुझे ये बताओ, ये पेन जो मेरे हाथ पे रखा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है अभी? ग्रेविटेशनल, जो उसको नीचे ले जा रहा है। और हाथ के और पेन के बीच में एक रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब सच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अब जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे हाथ ने इस पर इतना लगा दिया कि पूरी अर्थ मिलकर के भी इसको नीचे नहीं खींच पा रही, मतलब बैलेंस हो गए। मेरी बात समझ पाए? तो अब तुम अंदाजा लगाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। समझ पाए? नहीं समझे? चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं छोटा सा, इससे रिलेटेड है। बच्चों छोटी क्लास में तुमने कागज को फाड़ के स्केल को सर से घिस के उसको अट्रैक्ट करवाया था, ये काम तो किया था ना। स्केल को सर से रब करते हैं, फिर उसके बाद उससे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करवाते हैं। तो उसमें जो स्केल है वो तो चार्ज है, लेकिन बिट्स ऑफ पेपर तो चार्ज नहीं है, फिर अट्रैक्शन कैसे हो गया? आज से ये बात याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन, नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में नेगेटिव नेगेटिव, फिर से सुनो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूट्रल अट्रैक्शन, पॉजिटिव न्यूट्रल अट्रैक्शन। समझ में आ गया? याद रहेगा? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोशिश करेंगे आज यहाँ पे खत्म हो जाए, अगर थोड़ा बहुत बच गया या इससे रिलेटेड टॉपिक्स कुछ बच गए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करना समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
मैग्नेटिक फील्ड याद है क्या होता है? सर ये मैग्नेट है, इसके आसपास का जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ ऐसा ही याद आ रहा होगा। अरे तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड आज से पहले नहीं पढ़ा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ा है ना। उसकी डायरेक्शन होती थी, मैग्नेट रख के देखते थे, याद है? ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करा है फैराडे ने। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज जानते हो? बहुत छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। इस चैप्टर में 3 टाइप के चार्ज यूज होने वाले, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। अभी मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा चार्ज। अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में वो चार्ज बहुत छोटे हैं, तो वो पॉइंट चार्ज हो गए। पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कम है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के कंपैरिजन में वो चार्ज बहुत छोटे हैं साइज में। समझ गए? अच्छा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है वो अभी यहां पर चर्चा करेंगे। मान लो यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है सिंगल, उसके अंदर से क्या निकल रहा है बच्चों? जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट लाके रख दूं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, साउथ पोल से अंदर एंटर करता है। इतना याद है? उसी से रिलेट कर लो। पॉजिटिव चार्ज, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखना उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा। समझ गए? अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैं यहाँ पे लाके रख दूं स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड आंखों से दिखाई देता है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा? नहीं। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की तरफ जाएगा, तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी। मतलब ऐसे समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो बाहर की तरफ का बोर्ड के प्लेन पे या पूरा 3D पिक्चर बनेगी। तो मान के चलो बच्चों, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मतलब एक स्फीयर बन रहा है। समझ पा रहे हो? नेगेटिव चार्ज का समझाओ, ये समझ गए? अगर मैं माइनस लिख दूं तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। सबको समझ में आ गया? ये तो दरअसल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी है, पर हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस बन जाता है ना? ठीक वैसे ही किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास एक ऐसा स्पेस बन जाता है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते हैं किसी टेस्ट चार्ज को लाकर। मतलब आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, दिखाई वो दे नहीं रहा, वो तो चलो मैंने पिक्चर बना दी, पर आंखों से तो नहीं दिखता। तो जब मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा? नहीं, मैं कोई चार्ज थोड़ी ना हूं। लेकिन अगर मैं कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर जाऊं, तब तो मुझे फील होगा ना। देखो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या वो रिपेल कर रहा है, हाथ से पकड़ा हुआ है ना, तो उस पर रिपल्शन लगेगा तो हाथ में फील होगा अट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Electric field is the space or the region around any charged particle in which the electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced with the help of another test charge placed in vicinity of it. को समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को ले जाकर उसके विसिनिटी में, उसके आसपास। नहीं आया समझ में? आगे समझ में आ जाना चाहिए यार, तो आ जाना चाहिए। तो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड any charged particle in which electrostatic force of attraction
और रिपल्शन कैन बी experienced by another test charge. टेस्ट चार्ज को बच्चों Q नॉट बोलते हैं, ठीक है। और टेस्ट चार्ज होता क्या है वो अभी हम करेंगे चर्चा। बाय अनदर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन विसिनिटी ऑफ इट या प्लेस्ड नियर इट, या बस इतना भी लिख सकते हो, बाय अनदर टेस्ट चार्ज। सबको ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब बच्चों एक बात और सुनो, जैसे मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है, देखो मैंने अभी क्या किया था, मैंने बोला था एक पॉइंट चार्ज है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नापना चाहता हूं, वो मेन चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नापना है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और वो महसूस करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज मैं लेकर गया था उसके पास, तो वो जो छोटा सा टेस्ट चार्ज मैं लेकर गया था वो क्या है, उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। वो इतना छोटा है कि उसकी वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ जा रहा है, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, और मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नापना है यहां पे नापना है। मुझे ये बताओ इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कितना होगा यहां पे? भाई इतनी कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर होगी, चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग, दूर जाएंगे तो कम होगा, दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगा, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, सेम चार्ज पार्टिकल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर मुझे बताओ कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाकर रख दूंगा Q नॉट। समझ गए? अब बच्चों दिमाग लगाओ, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं? इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो क्या ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा? बोलो हाँ। अरे कुछ तो फोर्स लगाएगा ना। अगर मैं इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं, तो मुझे इस पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। वो समझ में आया? देखो ये तो डेफिनेशन है, ये तो थ्योरेटिकल है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना होता है, तब क्या करोगे? मेरी बात समझ पा रहे हो? ये तो थ्योरी है ना यार, ये तो समझा दिया बस, वो मैंने उठा के लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अगर मैं सच में कहूँ कि ये रहा सोर्स चार्ज और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है कितना, उसका मैग्नीट्यूड बताओ न्यूमेरिकली, तो मैथमेटिकल टर्म्स में जाओगे या नहीं जाओगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टर्म क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, मजबूती, ताकत, कितने फोर्स से वो उसको धक्का लगा रहा है या उस पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो कि कॉमन सी बात है कि देखो जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा। सही है? अब मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फिर से सुन लो। मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, कि हमारा मेन चार्ज है, हमारा अटेंशन इसी पर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और मैंने तुमसे ये बोला इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पे, ये कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है पी पॉइंट पे, ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फोर्स नहीं फील्ड। तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे लाके एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब ये मत पूछना टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज जिसकी वजह से सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना फोर्स ना फील्ड। समझ गए? ये इतना छोटा है। तो जब आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे उस पॉइंट पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पक्का इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा या हो सकता है अट्रैक्शन लगे, वो तो डिपेंड करता है पोलैरिटी पर। अभी मान लेते हैं दोनों का चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो रहा है, तो
तो रिपल्शन हो रहा है तो कुछ फोर्स भी लगेगा। अगर इनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस r मैं ले लूं तो फोर्स का फॉर्मूला तो निकाल लोगे ना। अगर उसी फोर्स को मैं किससे डिवाइड कर दूं, टेस्ट चार्ज से, Q नॉट से, तो मेरे पास इस पॉइंट P पर इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई? आ गई? इसको यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बस मुझे फोर्स लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is the ratio of electrostatic force between the source charge, जिसको मैं नाम दे रहा हूं Q, and test charge Q naught when placed in vacuum by a certain distance, placed in vacuum by a certain and separated by, it is the ratio of electrostatic force between the source charge and test charge when placed in vacuum to the unit test charge. खत्म। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू जो भी उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से। ये समझ गए? अगर भाई ये समझ गए ना तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ जाना चाहिए। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। सर ये बताओ फोर्स आखिर लग कितना रहा है? फोर्स लग रहा है कि Q सोर्स चार्ज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, सही है। अगर ये वाली फोर्स की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलो करते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन Q नॉट, सही है। अरे ये वाला Q नॉट यहाँ लिख दिया, फोर्स की वैल्यू ये रही, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? तो एक तरह से मैंने पता है क्या डिराइव कर दिया, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दुनिया में किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आज से क्या याद रखना है, सीधा KQ बाय R स्क्वायर। मान लो ये रहा Q, इस पॉइंट पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से अगर डिस्टेंस है R तो KQ इसकी वैल्यू अपॉन में R का स्क्वायर, खत्म। समझ में आ गया? किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर, खत्म। अच्छा Q का साइन कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था न्यूमेरिकल करते टाइम इस चैप्टर में चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है, समझ गए? तो ये हम खुद दिमाग लगा लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, नेगेटिव है तो अंदर आ रहा होगा, सही है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ बच्चों, अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मेन फॉर्मूला देखो यही है, ये है मेन फॉर्मूला, इसको मार्क कर देता हूं। तो अगर E 1/R स्क्वायर है तो जरा बताना इसका ग्राफ कैसा बनेगा? मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सही है। पूछो क्यों? देखो मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे और x एक्सिस पे इसका ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे मैं चार्ज पार्टिकल से दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना।
तो चेक करो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, समझ गए? क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बात खत्म हो गई। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों एक और बात, अगर मान लो ई आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दूं तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर हो जाता तो ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को क्रॉस करा देता। आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो आर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी जितना आप दूर जाओगे, पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। 0.00000 छोटी वैल्यू आएगी तो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता, कम होता चला जाता है। और मैंने लिखा है अप्रोचेस टू, अगर आप इंफिनिटी पे जा रहे हो तब तो मान सकते हैं ना यार जीरो। ये ग्राफ समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा बनाऊं या क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे कुछ और चीजें भी बता दो। इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ गया? मुझे ये आ गया कि अगर मुझे कभी फोर्स फाइंड करना हुआ और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो उसका मल्टीप्लाई मैं दूसरे चार्ज क्यू नॉट से कर दूंगा। बोलो हाँ। इससे मुझे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में ईएफ लिख रहा हूं, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पूछो क्यों? अरे सारा खेल ही डायरेक्शन का है, एरो बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, सही है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये रहा, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखने वाला वहां पे, ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कोई बताएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक और भी है वोल्ट पर मीटर, ये याद कर लेना, वोल्ट पर मीटर। 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है? अब तुम्हें लग रहा होगा सर न्यूटन पर कूलम तो दिख रहा है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की हो गई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ये कहां से आया? अभी जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर 2, तो उसके अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी, E is equal to dV by dr, E is equal to minus dV by dr। और मैं तो कह रहा हूं इसको अभी याद कर लो, रट लो, जब समझाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी के लिए रट लो। E is equal to dV by dr, dV by dr, dV by dr माइनस का V फॉर वोल्टेज पोटेंशियल और R फॉर डिस्टेंस। हम लोग R को डिस्टेंस ले रहे हैं उस दिन से, तो वोल्ट पर मीटर नहीं हो गया? समझ में आया ना? ज्यादा डेप्थ में अभी जाना नहीं है, वो चैप्टर 2 में आएगा, पर अभी मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी एमएलटी डायमेंशन क्या होगी दोस्तों? डायमेंशन तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT -2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? चार्ज का 80 होता है, याद है कि भूल गए? याद है तो बताओ कितना आ जाएगा? MLT-3 A-1। सही है गलत है? सही तो है, मतलब इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है ना? देख लेना भाई, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाए। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? इज रेडियली इनवर्ड्स। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा घिचपिच हो गया है, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट चार्ज, कोई भी सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज ले लो, उसके आसपास का एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है पर दिख नहीं रहा। महसूस करना है तो आसपास कोई टेस्ट चार्ज लेकर आना होगा ताकि अट्रैक्शन रिपल्शन फील कर पाओ। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो तो डिपेंड करता है पास हो या दूर हो। तो उसके लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया, कोई सोर्स चार्ज ले लो, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करो, उसके लिए सोर्स चार्ज चाहिए। उसके आसपास मान लो P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लेके आ जाओ, पक्का रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा, फोर्स फाइंड कर लो और उस फोर्स को डिवाइड कर दो उसी टेस्ट चार्ज से। कुछ समझ में आया?
हो सकता है मैंने इसमें देखो थोड़ा बना के लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आगे पीछे। मैं एक सेकंड एक बुक से पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हाँ तो वो भी यही बोल रहा है, समझ में आ गया ना, कि जो भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो जैसे ही इसको इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे इस फोर्स को, क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? और जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला मिला और हमने ये वैल्यू उठा के इसमें डाली, हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आज से रट लेना KQ/R²। क्या KQ/R², सीधा समझ गए? इसको पकड़ के रखना। यहां से हमको मिला कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। क्या ये प्रैक्टिकली सही है? फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ये रहा इसका ग्राफ, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो होता नहीं है, पर अगर आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो मे बी हो सकता है जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है? और ये एक जरूरी सूचना है, इसको याद रखना, एमएलटी डायमेंशन SI यूनिट। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आप ये वाली क्यों याद करवा रहे हो भाई? मान लो न्यूमेरिकल आ गया और उसमें लिखा है इन अ स्पेस 23 वोल्ट पर मीटर ऑफ, जो भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा, पर उसने कुछ दे दिया है, गिवन है आपको क्वेश्चन में, और यूनिट ये लगा दी। क्या हम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कई बार यूनिट से पता नहीं लगा लेते कि हमको क्या गिवन है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में वर्ड यूज नहीं करा और ये दे दिया 25 न्यूटन पर कूलम की जगह 25 वोल्ट पर मीटर। तो तुम्हें वोल्ट पर मीटर पता होना चाहिए कि नहीं? समझ गए? तो ये दो इसके SI यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन ऐसे निकालते हैं, और पॉजिटिव का आउटवर्ड, रेडियली इनवर्स। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी देख रहे हैं। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको मैं बताना चाहता हूं कि संडे को मैं एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना। और बस आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। बोलो एक साथ, जय श्री राम। जय श्री राम।